बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 22 के अंदर आज हम आखिरी टॉपिक जो कि है डायबिटीज़ के ऊपर हम पढ़ेंगे। डायबिटीज़ मिलाइटस, और उसके जेनेटिक काजेज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डायबिटीज़ के बारे में जानते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख दी है, सिंगल टी के साथ है। डायबिटीज़ मिलाइटस, जिसे हम उर्दू में ज़ियाबीतस या फिर शुगर की बीमारी भी कहा करते हैं। ठीक है, और बहुत कॉमन है, अक्सर पेशेंट शुगर के होते हैं। सही। तो डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है? इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसे हम कहेंगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, कि यानी समवट बॉडी की केमिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम होता है कि वो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाती। ठीक है, इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय, किस तरह करेक्टराइज होगी? एलिवेटेड शुगर लेवल, एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल कर लिया। ठीक है जी, यानी क्या होगा कि शुगर लेवल जो है वो एलिवेट कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, नहीं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से क्या मराद है कि ह्यूमन केमिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम है, हार्मोन्स के अंदर मसला होता है कि वो शुगर का लेवल बैलेंस नहीं कर पाते। अगर शुगर का लेवल होता है, ये कंट्रोल होता है, कंट्रोल बाय इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन है जो कि इसके लेवल को कंट्रोल करता है। और इंसुलिन कहाँ बनता है? ठीक है, इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय पेंक्रियास, सॉरी, पेंक्रियास प्रोड्यूस इंसुलिन। ठीक है जी, और जो इंसुलिन है ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। सही। सो मसला कहाँ पे हो सकता है? या तो पेंक्रियाज इंसुलिन ना बनाए, ठीक है, या फिर इंसुलिन जो है वो शुगर लेवल कंट्रोल ना कर पाए। ठीक है, दो मसाइल हैं, या तो पेंक्रियाज इंसुलिन ना बनाए या फिर इंसुलिन जो बने वो शुगर लेवल कंट्रोल ना कर पाए। सही। तो जो पहला मसला बनता है इसे हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। इट इज नोन एज टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस। ठीक है, कि पेंक्रियाज इंसुलिन ही ना बनाए। ठीक है, इसीलिए इसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्योंकि अब इंसुलिन नहीं बने तो पेशेंट को इंसुलिन रिक्वायर्ड होगी, उसे हम इंसुलिन देंगे, इंसुलिन के इंजेक्शन लगेंगे, तब जाके वो सर्वाइव कर पाएगा, उसका शुगर लेवल बैलेंस में रहेगा। जबकि जो सेकंड टाइप है जिसमें इंसुलिन तो बन रही है लेकिन वो शुगर लेवल कंट्रोल नहीं कर पा रही, वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होगी। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जिसे हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, यानी अगर हम इसमें पेशेंट को इंसुलिन दें भी तो वो उस तरह रिकवर, यानी उस तरह उसका यानी शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा जिस तरह होना चाहिए। ठीक है, वजह क्या होती है कि बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। ठीक है, कि बॉडी के ऊपर इंसुलिन का असर नहीं होता। सही। अच्छा, इसे हम आगे मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम देखते हैं डायबिटिक का पेशेंट का मसाइल क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ क्या है? कि डायबिटीज के अंदर सबसे पहले पोलीडिप्सिया होता है। पोलीडिप्सिया से मुराद प्यास बार बार लगती है, प्यास का बार बार लगना। ठीक है जी, और इस तरह पोलीफेजिया है, भूख का लगना, भूख का होना कह लें। ठीक है, भूख ज्यादा लगती है। लिथार्जी से मुराद थकावट होती है उसे। ठीक है, इस तरह सिस्टमेटिक अंदर उसका वेट लॉस, वेट लॉस से मुराद यानी उसका वजन गिर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नंबर इसमें कुछ स्मॉल ब्रीथिंग होती है, यानी जोर जोर से सांस आना, जोर से सांस का आना। ठीक है, इसके अलावा उसके नज़र की कमज़ोरी होगी, नज़र की
कमज़ोरी हो जाएगी उसे, ठीक है। और उसके मुंह से एसीटोन की खुशबू आती है, क्योंकि ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा होता है तो एसीटोन की खुशबू होती है, ठीक है। इसके अलावा नाजिया, वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन, यानी नाजिया कहते हैं कि गलत महसूस करना, दिल ख़राब होना एक किस्म का। वोमिटिंग से मुराद उल्टी आना, और एब्डोमिनल पेन होगा। यूरिनरी में पोलीयूरिया, बार बार पेशाब का आना, बार बार पेशाब का आना होता है, ठीक है। और ग्लाइकोसूरिया, पेशाब में वो चीनी का नहीं, शुगर का आना होता है, सही। सो इस तरह डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, सही। इस डायबिटीज़ की पहचान होती है डायबिटिक पेशेंट की, जिसके ज़रिए में पता चलता है। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है? अगर हम इसको कंपेयर करें, लाइक इट इज़ अ टाइप 1 और इट इज़ टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि इट इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट, सॉरी, टाइप 1 इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है जी। टाइप 2 जो सा है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, कि नहीं जो पेशेंट है वो इंसुलिन ले भी तो उसका कोई फायदा नहीं, जबकि पहले के तरह इंसुलिन लेनी पड़ती है। पहला डिफरेंस तो ये होगा। इसके अलावा टाइप 1 में क्या होता है कि देयर इज प्रॉब्लम इन इंसुलिन प्रोडक्शन, प्रॉब्लम इन इंसुलिन प्रोडक्शन बाय, इंसुलिन कौन बना रहा था? बाय पैंक्रियाज। जाहिर सी बात कि जो पैंक्रियाज है वो सही तरीके से इंसुलिन नहीं बना पाते, सॉरी। सेकंड, देयर इज अ प्रॉब्लम इन इंसुलिन प्रोडक्शन, जबकि इंसुलिन प्रोडक्शन में नहीं प्रॉब्लम होती, बॉडी डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन, ठीक है, कि बॉडी जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन, ठीक है, कि इंसुलिन प्रोडक्शन तो है लेकिन बॉडी आगे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अच्छा, एक और तरीके से इसका डिफरेंस बता सकते हैं कि प्रॉब्लम इंसुलिन प्रोडक्शन बाय पैंक्रियाज, इसका क्या मतलब है कि जो पैंक्रियाज के अंदर होते हैं बीटा सेल्स, ठीक है, ये बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय किस तरह होते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज के जरिए, ऑटो इम्यून डिजीज। अब ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है कि बीटा सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस अगेंस्ट बीटा सेल्स, सही। कि ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होगा कि एंटीबॉडीज बीटा सेल्स के अगेंस्ट बनेंगे और बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो कि किस में है? पैंक्रियाज में। और जब बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर इंसुलिन, यानी बीटा सेल्स मर जाएंगे तो फिर जाहिर बात है वो इंसुलिन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन बनती है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन, ठीक है, ये इंसुलिन का मॉलिक्यूल है। लेकिन जब ये सेल्स की तरफ जाता है, सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं करते, ठीक है, इंसुलिन बन रही है बट सेल्स आगे रिस्पॉन्स नहीं करते, क्योंकि सेल्स के ऊपर होते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है, सेल्स के ऊपर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। तो वो रिसेप्टर्स इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है। दोनों केस में आपको फर्क नजर आ रहा है कि फर्स्ट के अंदर इंसुलिन ही नहीं बन रही, इसलिए हमने इसे इंसुलिन डिपेंडेंट कहा है, जबकि दूसरे के अंदर इंसुलिन बनती है लेकिन आगे सेल्स उसे रिसीव नहीं कर पाते, या सेल्स के ऊपर ऐसे रिसेप्टर्स नहीं होते कि वो इंसुलिन को यूज कर सकें, ठीक है। सो पहले के अंदर प्रॉब्लम है इंसुलिन प्रोडक्शन में, दूसरे के अंदर बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करी इंसुलिन की, ठीक है। सो जो पहला है वाला है यानी इंसुलिन डिपेंडेंट जो सा होता है, इट इज आल्सो नोन एज जुवेनाइल। इसे जुवेनाइल क्यों कहते हैं? कि इट अपीयर्स इन यंग एज, ठीक है, कि यानी किसी को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होनी होती है तो शुरू में ही हो जाते हैं, क्योंकि पहले से बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना छोड़ देगा, जबकि ये लेट होती है, ठीक है, इट इज लेट अप टू 40 ईयर्स, यानी आफ्टर 40 ईयर्स के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है जी, लेट
यानी 40 ईयर्स के बाद होती है, जबकि जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है वो जुवेनाइल है, यानी वो यंग एज में, मतलब 10 से ही स्टार्ट हो जाती है। अगर किसी के अंदर वो जीन्स मौजूद है जिसके अंदर ऑटो एंटीबॉडीज बनेंगी और वो डिस्ट्रॉय करेंगी, तो वो 10 से ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और और इसके अलावा ये 3 मेन डिफरेंस है, मोस्टली ये 3 मेन डिफरेंस ये जो कि टाइप 1 और टाइप 2 के दरमियान डिफरेंशिएट करती है, सही। अच्छा, इसके अलावा कुछ और कमेंट्स हम ऐड करते हैं अबाउट डायबिटीज के, नहीं और क्या इसके बारे में पढ़ा जा चुका है। एक चीज तो यह है कि इट इज मोर कॉमन इन फैट पीपल, यानी जो मोटे लोग होते हैं उनके अंदर ज्यादा पाया जाता है इन फैट पीपल, ठीक है। तो मतलब जो ज्यादा मोटे होंगे उन्हें वो 30 की उम्र में भी आ सकती है, 35 की उम्र में भी आ सकती है, जबकि जो पतले होते हैं यानी स्मार्ट होते हैं उन्हें वो 60-70 साल की उम्र में डायबिटीज होती है, शुगर की बीमारी होती है, ठीक है। तो जो फैट पीपल हैं वो ज़्यादा हम कह लें कि शुगर की चांसेस ज़्यादा होते हैं उनके, सही। ओके, इसके अलावा डायबिटीज़ के अंदर ना वाउंड हीलिंग डिस्टर्ब हो जाती है। वजह क्या होती है कि जब कोई जख्म होता है, खून निकलता है, खून में ज़्यादा शुगर होती है तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि शुगर की वजह से, शुगर जब ज़्यादा होती है खून में तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से वाउंड हीलिंग रुक जाती है। जो ज़ख्म 10 दिनों में भरना चाहिए उसे कई दफ़ा 2-3-4 महीने लग जाते हैं भरने में, ठीक है। वाउंड हीलिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा जो डायबिटीज़ है ये मल्टी फैक्टोरियल है, इट इज मल्टी फैक्टोरियल, ठीक है। मल्टी फैक्टोरियल से 2 वजूहात है। एक तो ये बहुत ज़्यादा आपकी कह लें कि इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन इन्वायरमेंट। और दूसरा इसके मल्टी जेनेटिक्स है, ठीक है, या मल्टी जीनिक कह लें, ठीक है जी, यानी एक से ज़्यादा जीन्स के ऊपर डायबिटीज़ डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, इन्वायरमेंट से क्या मुराद है कि मतलब लाइफस्टाइल कैसा है बंदे का, ठीक है, क्या वो एक्सरसाइज करता है क्या नहीं करता, खाने पीने में क्या ज़्यादा शुगर लेता है कम लेता है, इसके अलावा अपनी डाइट को कंट्रोल में रखता है कि नहीं, तो उसका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। जिस वजह से यानी अगर लाइफस्टाइल उसका अच्छा है तो उसे जो शुगर बीमारी है वो लेट होगी, ठीक है। अगर उसके पेरेंट्स को तो ज़ाहिर बात उसको होगी, लेकिन वो लेट हो जाएगी। अगर उसका लाइफस्टाइल यानी सही नहीं है और वो शुगर वगैरह का सही कंट्रोल नहीं करता तो उसे जल्दी ही शुगर होने के चांसेस हैं। दूसरा मल्टी जीनिक से क्या मराद है कि किसी एक जीन के, यानी कोई एक जीन नहीं है जो डायबिटीज़ को डिफाइन कर सके, तो इसकी पॉलीजेनिक करेक्टर होता है, एक से ज़्यादा जीन्स जो से होते हैं वो डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, सही है। सो ये कुछ कमेंट्स थे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। एक और चीज़ जो मिस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे वो ये है कि क्रोमोसोम नंबर 11 पे, क्रोमोसोम नंबर 11 कंटेन, यानी उसके ऊपर होता है इंसुलिन जीन्स, ठीक है, कि क्रोमोसोम नंबर 11 पे इंसुलिन जीन है। तो बाज़ का होता है कि इंसुलिन जीन के अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाती है, उसी तरीके से इंसुलिन नहीं बना पाते, सही। तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ होता है, लेकिन ये रेयर केसेस हैं क्योंकि इंसुलिन जीन्स काफ़ी मौजूद, सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 11 पे नहीं है और भी काफ़ी क्रोमोसोम्स पर हैं, लेकिन जो मोस्टली प्रोड्यूस होती है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे है। अगर इसमें प्रॉब्लम आ भी जाए तो दूसरे जीन्स के ज़रिए इंसुलिन बन जाती है। तो जो अभी तक वैसे जो काजेज़ हैं डायबिटीज़ की वो ज़ेर गौर हैं, मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 चीज़ें तो कंफर्म है कि इसकी 2 किस्में हैं, डायबिटीज़ टाइप 1 एंड टाइप 2, और दूसरा ये मल्टी फैक्टोरियल है कि इसके ऊपर एनवायरनमेंट भी डिपेंड करता है और जीन्स भी, जेनेटिक चेंजेस भी डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। और दूसरा ओबेसिटी या फैट पीपल के अंदर ओबेसिटी जो है वो जो इंक्रीज कर देता है डायबिटीज़ को, सही। वजह क्या होती है, यानी अगर हम थोड़ा सा कमेंट्स को इंक्रीज करें कि ओबेसिटी इंक्रीजेस डायबिटीज, क्यों, क्योंकि इट इंक्रीजेस इंसुलिन रेजिस्टेंस,
ठीक है, कि जो जो बंदा ओबीज यानी मोटा होता जाता है उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, कि जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि मसलन इंसुलिन कहाँ से बन रही थी, पैंक्रियाज, लाइक दिस इज अ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में छोटे छोटे बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, और ये पैंक्रियाज है। ठीक है, बीटा सेल से क्या बनेगी, इंसुलिन ब्लड में आएगी। ठीक है जी, इंसुलिन किस में आएगी, ब्लड में आएगी, और ब्लड से ये हर सेल के अंदर जाएगी। ईच सेल हैज रिसेप्टर्स फॉर इंसुलिन। ठीक है, तो अगर सेल्स ज्यादा होंगे, लाइक देयर आर मोर सेल्स, तो फिर रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब अगर 1000 सेल्स हैं उनमें से एक सेल काम नहीं कर रहा इंसुलिन के अगेंस्ट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 10,000 हैं, 10 सेल्स काम नहीं करते, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ज़्यादा सेल्स काम नहीं करते इंसुलिन के अगेंस्ट, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डिजीज बढ़ना शुरू हो जाती है। सही, सो इंसुलिन जो सी रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अगर इंसुलिन ब्लड में नहीं आ रही, इट इज़ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, आप क्या करेंगे, फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लेंगे और वो सेल्स उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, अगर इंसुलिन ब्लड में आ जाती है लेकिन सेल्स रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं, तो ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है। सही, सो ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा डायबिटीज का। अच्छा, इसके अलावा एक और किस्म की डायबिटीज है जो कि टाइप 2 में ही आती है, जिसे हम MODY कहते हैं। ठीक है, MODY से बनता क्या, इट इज मेच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज ऑफ यंग। ठीक है, मेच्योरिटी ऑनसेट ऑफ मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग। ठीक है, कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडिंग के अंदर MODY, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। ठीक है, कि नहीं, ये यंग पीपल्स को होती है। टाइप 2 ही है लेकिन वो किसको होती है, यंग पीपल। इसमें क्या होता है कि विद इन सेल, मतलब पैंक्रियाज, इट रिलीज्ड इंसुलिन, ये इंसुलिन आ गया, इंसुलिन के हार्मोन किस में आ गए, ब्लड के अंदर। ठीक है, और जब ये सेल्स के अंदर जाते हैं, ठीक है, इट इज अ सेल के अंदर एक कुछ चीज होती है हेक्सोकाइनेज। ठीक है, हेक्सोकाइनेज बेसिकली शुगर की मेटाबॉलिज्म को हेल्प करते हैं, शुगर को मेटाबोलाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर हेक्सोकाइनेसिस के अंदर प्रॉब्लम है, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द हेक्सोकाइनेसिस, तब भी जो सा है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा नहीं। इफ देयर इज अ हेक्सोकाइनेसिस प्रॉब्लम है, लाइक दे आर नॉट वर्किंग गुड, तो उसका क्या मतलब है, ओवरऑल सेल क्या करेगा, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस शो करेगा। ठीक है, तो एक किस्म की टाइप 2 में जा रही है। सही, कि यानी इंसुलिन बन रही है, ब्लड में भी आ रही है, लेकिन सेल्स के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है कि सेल्स उस इंसुलिन को सही तरह यूज नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेल्स के अपने जो एंजाइम्स हैं वो सही नहीं है, हेक्सोकाइनेसिस सही नहीं है। सही, तो ये भी एक किस्म के सेल्स की रेजिस्टेंस बनेगी, और ये जो बीमारी होती है जिस बंदे को होती है वो जल्दी अपीयर हो जाती है, क्योंकि ये भी जेनेटिक होती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो सी होती है वो जेनेटिक होती है, क्योंकि जो हेक्सोकाइनेसिस का जीन है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है, उसमें म्यूटेशन हो चुकी होती है। सही, सो इसे हम मेच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस ऑफ यंग। ठीक है, इसकी हेक्सोकाइनेसिस की काफी किस्में होती हैं। फॉर एग्जांपल एक इसके अंदर होते हैं G6PD, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर भी प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, इसमें एक चीज से आपने डिस्टर्ब नहीं होना कि मसलन आपकी बुक के अंदर ग्लूकोकाइनेज है। ठीक है, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज एक ही चीज है। ठीक है, जो ग्लूकोज होता है वो हेक्सोज होती है, मतलब 6 कॉर्नर शुगर होती है, तो ग्लूकोकाइनेज मतलब हेक्सोकाइनेज है। सो ग्लूकोकाइनेज के 4 जीन्स होते हैं। ठीक है, अगर ये चारों जीन्स डिस्टर्ब हैं तब जाके बीमारी होती है, वरना अगर एक जीन डिस्टर्ब है तो बकाया 3 प्रोड्यूस करते हैं, 2 डिस्टर्ब हैं तो 2 प्रोड्यूस करेंगे, 3 डिस्टर्ब हैं 1 प्रोड्यूस करेगा।
लेकिन अगर चारों डिस्टर्ब हैं तब जाके ये बीमारी होती है, जिसे हम MODY कहते हैं। सही। ओके, एक और येलो बॉक्स के अंदर आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि ब्लड प्रेशर भी जो है वो डिस्टर्ब रहता है। ब्लड प्रेशर is also remain disturbed for diabetic patient. सॉरी, ब्लड प्रेशर डायबिटीज के हवाले से नहीं है। जो ब्लड प्रेशर है वैसे ये डायबिटिक पेशेंट में डिस्टर्ब रहता है, ये चीज़ मानने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने इंफॉर्मेशन बताई है कि ब्लड प्रेशर भी जो है मल्टी फैक्टोरियल है। ठीक है जी, मल्टी फैक्टोरियल है और ये भी पेरेंट्स से बिलोंग करता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर आल्सो कह लेंगे जी पेरेंट इनहेरिटेड होता है, इनहेरिटेड होता है। ठीक है, कि अगर उनके पेरेंट्स का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उनके बेटों का भी हाई रहेगा। अगर पेरेंट्स का ब्लड प्रेशर लो रहता है तो बेटों का या बच्चों का भी लो रहेगा। और ये मल्टी फैक्टोरियल यानी इन्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मसलन आप डाइट क्या लेते हैं, आपकी एक्सरसाइज है कि नहीं है, और आप कितनी देर सोते हैं, कितनी देर जागते हैं। सो ये भी मल्टी फैक्टोरियल लाइक डायबिटीज़। और दूसरा पेरेंट इनहेरिटेड भी होता है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर जो से लिमिट्स होती है वो आपको इनहेरिट होती हैं फादर और मदर से। सही। सो ये आज का लेक्चर होगा जिसके हमने डायबिटीज़ की बात की स्टार्ट से। हमने स्टार्ट की डायबिटीज़ होती क्या है, इसकी डिफाइन किया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल। और इसमें फिर हमने टाइप्स डिस्कस किए। अगर पैंक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं रहे टाइप 1, अगर वो बनाते हैं लेकिन आगे रिस्पॉन्स नहीं होता टाइप 2। फिर हमने कहा जी डायबिटीज़ पेशेंट्स के अंदर बार बार भूख लगती है, प्यास होती है, थकावट है, सांस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, नज़र कमज़ोर रहती है और बार बार पेशाब आता है और पेशाब में शुगर आती है। सही। और टाइप 1 और टाइप 2 को हमें वैसे भी डिफरेंशिएट किया है कि इंसुलिन डिपेंडेंट है या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, और प्रॉब्लम विद द इंसुलिन प्रोडक्शन है, जबकि इसके अंदर प्रॉब्लम विद द रिस्पॉन्स ऑफ इंसुलिन बाय द सेल्स है। और पहले वाली जुवेनाइल है। जुवेनाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यंग एज के अंदर अपीयर हो जाएगी, दूसरे 40 साल की उम्र के बाद होती है। फिर कुछ कमेंट्स दिए कि फैट पीपल में ज़्यादा होती है और वाउंड हीलिंग डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि शुगर ज़्यादा होता है ब्लड के अंदर। और मल्टी फैक्टोरियल मतलब इन्वायरमेंट और लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है, और साथ मल्टी जीनिक है कि एक से ज़्यादा जीन्स के ज़रिए कंट्रोल होती है शुगर। और वैसे जो इंसुलिन का जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे पाया जाता है। और ओबेसिटी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देती है। और फिर दोबारा हमने की कि पैंक्रियाज है वो इंसुलिन बना रहा है, तो अगर इंसुलिन प्रोडक्शन में मसला है टाइप 1, इंसुलिन रिस्पॉन्स नहीं कर रही आगे सेल्स पे टाइप 2। फिर हमने MODY मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग के बारे में बात की कि अगर ग्लूकोकाइनेसिस के अंदर मसला है, ठीक है, जो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करती है, तब भी डायबिटीज़ हो सकती है। और लेकिन ये जल्दी ही अपीयर हो जाती है, मतलब ओके म्यूटेशन की वजह से है, सो ये जल्दी ही बच्चों में अपीयर हो जाती है। और लास्ट के अंदर हमने ब्लड प्रेशर के बारे में बात की कि भी मल्टी फैक्टोरियल है, तो जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होते हैं ये आपको इनहेरिट होते हैं अपनी फादर मदर से सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो से होते हैं। सही। सो दिस वाज अबाउट डायबिटीज mellitus and its genetic causes.